जम्मू कश्मीर में आए दिन स्पोर्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर से टैलेंट निकलना खत्म नहीं होता। और यहाँ भी अब बहुत सारे युवा हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और देश का नाम दुनिया में रोशन किया जाए। फेंसिंग से दो खिलाड़ी इस बार एशियन गेम के लिए चुने गए हैं और एशियन गेम इस बार जापान में होने जा रही हैं 19 सितंबर 2026 से। ये दो खिलाड़ी हैं विशाल थापर और श्रेया गुप्ता। पहली बार फेंसिंग में एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे जेएंडके को, देश को। हमारे साथ विशाल थापर हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह की तैयारी है, इस पर बात करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे कि खिलाड़ी इस समय किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हैं। विशाल, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर से फेंसिंग में एशियन गेम्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप और श्रेया दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सिलेक्शन के बाद कैसी फील रहती है एशियन गेम जैसे बड़े इवेंट में जाने के लिए? सर पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरा, सिलेक्शन के बाद थोड़ा और प्रेशर होता है बिकॉज आप सिलेक्ट तो हो चुके हैं, बट उसके बाद आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इतने बड़े इवेंट में और एशियन गेम्स जैसे में। और प्रेशर ज़्यादा होता है कि अगर हम अभी सिलेक्ट हुए हैं तो वी शुड गेट अ मेडल। हम मेडल की तैयारी करते हैं कि हम मेडल लाएंगे, थोड़ा और अपना इंडिया का नाम रोशन होगा और हमारी फेंसिंग को जो जम्मू में इतना पॉपुलर नहीं है तो लोग जानेंगे अगर मेडल आएगा, तो उसके बाद प्रेशर ज़्यादा होता है थोड़ा, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा होती है। तो एक तैयारी तो हो गई कि आपकी फिजिकल तैयारी है गेम की, एक मेंटल तैयारी होती है कि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे उस इवेंट में जाना है। वहाँ एशिया की सभी कंट्रीज के खिलाड़ी आए होंगे, हवा पानी भी बदलती है क्योंकि जापान में होने जा रही है, दूसरा देश है। तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं? मेंटली प्रिपेयर हम एक्चुअली फोकस करते हैं गोल पे। एक्चुअली हमको वो पूरा टेबल देख के हमारा किसके साथ मैच पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स होता है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग से वो सब फिक्स होता है। तो उससे हम जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके मैचेस देखते हैं, उनके प्लेयर के मैचेस देखते हैं, कैसे उनका स्टाइल है खेलने का। तो उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे 2 दिन पहले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट 2 दिन पहले भेजती है ताकि वहाँ का हम एटमॉस्फेयर अडॉप्ट कर पाएं, एक्लेमेटाइज हो जाए। हाँ जी, और ट्रेनिंग करें वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में, उस हॉल में। तो वो पूरा प्लान्ड होता है और हमारे कोचेस के साथ मिलके वो पूरा प्लान्ड होता है। एक नॉर्मल लेवल की ट्रेनिंग होती है जिसके बाद पहला टारगेट होता है कि यार सिलेक्ट होना है। सिलेक्ट तो आप हो गए एशियन गेम्स में, अब नेक्स्ट टारगेट जो है अब सीधे वहां जाके खेलना है। और उससे पहले एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होने वाली है आपकी पटियाला में। तो वो कब से शुरू हो रही है और पटियाला में कितने दिन की ट्रेनिंग? एक्चुअली इसकी तैयारी हम 5-6 महीने से चल रही है, क्योंकि जनवरी से लास्ट दिसंबर से हमारे वो कैंप स्टार्ट हो गए थे, हमारे ट्रायल फेज स्टार्ट हो गए थे। हमारे 4 ट्रायल फेज में ट्रायल हुए हैं एशियन गेम्स को लेकर, और कंटिन्यू कैंप भी रहे हैं जनवरी में, फरवरी में, फिर मार्च में भी। उसके दौरान कॉम्पिटिशन्स भी खेले हमने, वर्ल्ड कप खेले हैं, ग्रैंड पिक्स खेले हैं। तो तैयारी हमारी 6 महीने से चल रही है इसको लेके। हमारा गोल एशियन गेम्स क्वालिफाई होना नहीं है, हमारा गोल एशियन गेम्स मेडल लेना है। तो अगर हम इतने बड़े पोडियम पे जा रहे हैं और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा प्रेशराइज भी होता है और प्राउड फील भी होता है। यहाँ तैयारी किस तरह की रही, कोचेस ने किस तरह की तैयारी करवाई, कितना प्रिपेयर अपने आप को कर दिया है अब तक? क्योंकि पहली बार शायद फेंसिंग में जेएंडके से कोई एशियन गेम में जा रहा है। कोचेस की तैयारी ऐसी थी, कोचेस ने हमें बेसिक सिखाया है, स्टार्टिंग से उन्होंने तलवार पकड़ना सिखाया। हमारे छोटूलाल सर हैं, राशि सर हैं, तो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया। एक लेवल के बाद एक एथलीट एक कोच के पास उतनी ट्रेनिंग कर सकता है, उसके बाद उसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद समझना पड़ता है। जब तक खुद का दिमाग और खुद की हम मेहनत नहीं करेंगे, कोच कितना भी करवा ले, अगर हमारा खुद का फोकस नहीं है और हम डेडिकेटेड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो उन्होंने बेसिक करवाया, उन्होंने एक्चुअली फेंसिंग समझाई है क्या। उसके बाद नेशनल कैंप्स में गए, एलीट प्लेयर्स के साथ खेले, कॉम्पिटिशन्स खेले, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा वो प्रोग्रेस होता रह गया। विशाल, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, हम स्क्रीन पे भी आपका प्रोफाइल दिखाएंगे कि लंबी लिस्ट है मेडल्स की और आपकी इवेंट्स की जहां आपने फेंसिंग खेला है जिस लेवल पे। कितने सालों से आप फेंसिंग में हो? मैं 2006 से स्टार्ट किया था फेंसिंग, तो मतलब 20 साल हो गए मुझे, एग्जैक्ट 20 साल हो गए हैं। और 2014 में 13-14 सेशन में मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल मेडल आया था। आई वाज 18 और 20 के अराउंड था। तो 2014 में भी हम एशियन गेम्स की रेस में आगे थे। बट द थिंग इज, हमारा एशिया एक्चुअली क्राइटेरिया जो पूरी गवर्नमेंट का है कि इफ यू आर इन टॉप 8 इन एशिया तब भी आप क्वालिफाई होगे एशियन गेम्स के लिए। तो
2014, 2018, 2022 हम टॉप 8 में नहीं आ पाए थे। नहीं आ पाए ओके। थे, बट फाइनली वी आर इन टॉप 8 और इस बार ही हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एशियन अच्छा, गेम्स। जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है वहां कभी कई बार ऐसा तो नहीं लगता है कि यार भेदभाव हो गया इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए, या आपको लगता है सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन पहले से बेटर हुए हैं? बहुत बेटर हुआ है हम्म, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इतने फेजेस में ट्रायल दिए, क्योंकि कभी एक ट्रायल में कभी किसी स्पोर्ट्समैन है, कोई किसी की हेल्थ ठीक नहीं हम्म, है या कभी कोई बीमार हो गया, तो इस बार क्राइटेरिया ऐसा रखा था कि सिलेक्शन फेज में होंगे पहले 16 प्लेयर्स, फिर पहले फर्स्ट ट्रायल से 12 आए, फिर उसके बाद 8 आए, उसके बाद टॉप 4 आए। पहली बार इंटरनेशनल इवेंट कब खेला था और कहाँ, कौन सा मैंने इवेंट? खेला था सबसे पहले 2010 में, हम्म, आई वाज कैडेट 17 ईयर ओल्ड। अच्छा। तो वो थाईलैंड में हुआ था, एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वो भी कैडेट एंड जूनियर, तब मैंने थाईलैंड में खेला था। इंटरनेशनल इवेंट में खेलकर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है नॉर्मली एक प्लेयर के लिए, क्योंकि हम अपने तो एक अपने देश में खेलना या हम्म, अपने शहर में या हम्म, अपने राज्य में खेलना अलग है, एक हम्म। इंटरनेशनल लेवल पर खेलना कितना डिफरेंट है? स्टार्टिंग में तो डर लगता था हम्म, कि इतने मतलब बाकी कंट्रीज के साथ, एक्चुअली हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि थोड़े सुपीरियर है, अगर कोरियन है, फास्ट हम्म, है, चाइनीज हैं या जापानीज हैं, हम्म, तो उनसे पहले डर लगता था कि कैसे खेलेंगे। पर अभी इतने कॉम्पिटिशन खेल लिया, एक्सपीरियंस हो गया है कैसे खेलना है, बस वो क्लिक की जरूरत है, वहां जहाँ क्लिक लगा वहां मेडल आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब इस बार आप जा रहे हो, इस बार एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आप लोग निकल कर जा रहे हो जहाँ करीबन 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं खिलाड़ियों द्वारा, हम्म, और जाहिर सी बात है जब अपनी बिरादरी अपनी फ्रेटर्निटी यस, प्रोटेस्ट कर रही हो तो थोड़ा सा एक मॉरल भी डाउन हाँ होता जी, है हाँ ना। जी। तो इस समय सिलेक्शन में निकल कर अब आप आ चुके हो, सिलेक्ट हो चुके हो, जाना है, उस चीज़ का कितना असर हुआ आप पे? असर हुआ है, हम्म, बट स्ट्रांग भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर इतने बड़े मंच पे अगर इंडिया को हम्म, रिप्रेजेंट करना है, बट वो हैं सभी साथी, क्योंकि हमने देखा है, हम जब स्टेडियम जाते थे हमारे साथ वो तो भी आपसे हमें कुछ सीनियर भी मिलते होंगे। थे, सीनियर भी होंगे हमारे साथ के भी हैं, गेम्स लगे हैं, बट हम मिलते थे, जनरली मिलते थे। बट काफी टाइम से अभी जॉब का इशू चल रहा है, वो भी हर एक उस स्पोर्ट्समैन की उस लाइफ। इशू को आप कैसे देखते हो? वो इशू सही है आई गेस, क्योंकि अगर किसी स्पोर्ट्समैन अगर इतना स्ट्रगल करके, क्योंकि वी नो कि हमें कितना करना पड़ता, 8-8 घंटे ग्राउंड में, सुबह हम्म, 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, उसके बाद आके रेस्ट, डाइट, पेन, इंजरी, उन सब से निकल के अगर हम इस चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है कि हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर द विशाल, स्पोर्ट्समैन, बिकॉज आप इंडियन नेवी में भी हो हाँ जो जी, आप कर रहे हो। विशाल इंडियन नेवी में है, एक सोल्जर के तौर पर वहां है, मगर एक करियर में एक लाइन मिल चुकी है, बहुत जरूरी होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक करियर बन जाना, अपने स्पोर्ट्स में तो बनना, साथ ही साथ कोई एक जॉब मिल जाना, कोई नौकरी मिल जाना, ताकि वो अपनी डाइट अपनी बाकी चीजों पे और अपनी फैमिली के निर्वाह के लिए चीजें कर पाए। आपको लगता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए सेटल होना अपने स्पोर्ट्स में तो अलग बात है, बट उसके साथ साथ एक अच्छी जॉब मिलना बहुत जरूरी होता वो बहुत जरूरी है एक्चुअली, फाइनेंशियल सपोर्ट है? जो कि मेन बात है, कुछ भी कह लो, बट वो जरूरी है, बिकॉज उसके बिना घर वाले भी परेशान रहते हैं अगर हम खाली खेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि करियर पे फोकस तो सबको है, मेन कुछ भी कर लो, जॉब बहुत जरूरी है हम्म, फैमिलीज के लिए, क्योंकि उनको एक सेटल फ्यूचर चाहिए फैमिलीज को। तो हम्म। जॉब, अगर मैं इंडियन नेवी में नहीं होता अभी, तो मे बी मैं जॉब छोड़ शायद चुका आप भी होता, उस प्रोटेस्ट उस के लिए प्रोटेस्ट बैठे में होते। होता, मैं वहां बैठा होता, मैं हम्म। 2000, आई थिंक आपकी आई कब मेड अ गुड जॉब डिसीजन 2016 में। 16 में आपको ऑफर आया था इंडियन नेवी की यस, तरफ से? इंडियन नेवी से ऑफर आया था, देन मैं वहाँ पे गया, ट्रायल्स वायल्स हमारे होते हैं, सब कुछ मेडिकल वगैरह, फिटनेस सब होता, तो मैं 2016 में आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया, वरना अभी तक ना गेम कर पाता, क्योंकि जॉब नहीं है। आई एम 32 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड, अब मैं इतनी एज में अब घर बैठूंगा और नहीं करूंगा, सिर्फ मैं घर पे बोलूंगा, एक क्योंकि घर प्रेशर पे आ जाता है, प्रेशर आया था, और घर भी कितना सपोर्ट और जब करेंगे, आपका क्योंकि प्रेशर आ गया मेंटली फिट नहीं हो तो आप खेल नहीं खेल पाओगे। नहीं पाओगे। मेंटली फिट बहुत जरूरी है, हम हम्म, ज्यादा फिजिकल या कुछ भी करते हैं, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप फोकस नहीं हो, या आपका ग्राउंड में हो, ध्यान घर पे है, या सोच रहे हो मैं जॉब कैसे लगूंगा, कि आगे घर वाले भी तंग करेंगे कि जॉब नहीं है, आना जाना, डाइट इश्यूज होते हैं, बहुत खर्चा होता है। एक स्पोर्टमैन अगर कहीं अच्छा एलीट स्पोर्ट्समैन है ना, उसका बहुत खर्चा है, पूरी फिजिकल, मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है विशाल, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आज आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, अभी रिप्रेजेंट देश को कर रहे हो जापान में। आपको लगता है कि बहुत सारा टैलेंट हमारा स्पोर्ट्स में अलग अलग गेम्स में, तो इसीलिए भी रह जाते हैं पीछे या कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती? यस, वो है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है, और बहुत एथलीट्स हैं, बहुत ग्राउंड में आपने भी देखा, बहुत मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक एज आती है जहाँ पे 4-5 साल बाद अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, चलो स्टार्टिंग में हम करते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं, पर एक स्टेज पे हमें
ये रियलाइज होता है कि हमें फाइनेंशियली स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जॉब्स चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हम अच्छे से फोकस कर पाएँ बेसिकली। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें सोचना यस चाहिए यस कि अगर एक अच्छा टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है हम्म तो उसके ऊपर कम से कम कुछ इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट चाहिए स्पोर्टमैन पे, बहुत बहुत खर्चा और होता है। यही कारण है शायद कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर चले जाते हैं हाँ दूसरी एग्जैक्टली, स्टेट्स मैं में। खुद बात हम्म, मैंने अपना स्टडीज पंजाबी यूनिवर्सिटी से किया अच्छा। पटियाला से। उसके बाद मैं एनसीओई ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2013 से एनईएस पटियाला में। तो जाना पड़ता है बिकॉज हमें फैसिलिटीज की तरफ भागते हैं मोस्टली। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में, टीममेट्स हैं, जूनियर्स हैं, कोई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, कोई पटियाला में है, कोई हरियाणा में, कोई दिल्ली में है। सिर्फ इसी तो कारण से इसी कि यहाँ कारण अच्छा नहीं बिकॉज मिला। यस बिकॉज यहाँ पे अच्छा नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए वो मूव ऑन करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज उन्हें देती है, उन्हें डाइट मनी देती है, उनका स्टडीज़ का ध्यान रखा जाता है, उनकी जो फीस वगैरह है वो करते हैं वो। उसके बाद इक्विपमेंट्स देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन भागेगा क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन उसको पहले खुद को तैयार करना है। तो वो एक स्पोर्ट्समैन होता है सेल्फिश, हम्म, वो अपने लिए होना भी सोचता है, चाहिए होना भी चाहिए क्योंकि वो क्योंकि सेल्फिश अपने लिए होगा तो अपने ही लिए देश के लिए कुछ होगा, हाँ जी करेगा। तभी हम्म। करेगा। तो इट इज़ नॉट ईजी स्पोर्ट्समैन की लाइफ, और उसका स्ट्रगल वो इजी नहीं है, वो करना ही पड़ता है, सेल्फिश होना खुद के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा अगर देश के लिए मेडल लाना है तो ये बहुत ज़रूरी बात है। हर स्पोर्ट्समैन ऐसी बात कहता है। और जब जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट नहीं मिलता तो फिर दूसरे राज्यों की तरफ जाना भी पड़ता है। विशाल थापर अगर आज भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में तो शायद वो इसलिए कि उन्होंने समय रहते कुछ सही फैसले किए और अपने बारे में सेल्फिश हुए, तो ही आज देश के लिए उस टीम में है। विशाल, अब कुछ बातें आपकी उस तरह की करते हैं जिस आप चैंपियनशिप में जा रहे हैं कि पहले से प्रैक्टिस भी अब बड़ी होगी। हाँ, अभी तो आस्ता-आस्ता जैसे ट्रायल फेज़ खत्म होते हैं और फाइनल टीम हुँ। सेलेक्ट होती है, तो उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी वैसी होती है। ट्रेनिंग के फेज़ भी लोड, डीलोड ऐसे होता है, वो कोचेज़ सारा प्लान करते हैं पूरा मिलके। डाइट में भी कुछ चेंज रहता है जब ऐसे बड़े इवेंट होते हैं? हाँ, डाइट में हमारा जो कैंप लगता है वहाँ पे बहुत अच्छी डाइट मिलती है, हमारा सारा ध्यान रखा जाता है, बॉइल्ड फूड या कैसा चाहिए, या हुँ। न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, वो भी ध्यान रखते हैं कि कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट लेना है। तो एक पूरा प्लान्ड होता है पूरा वो कैंप। और अब जैसे अब आप ये नहीं है कि आप तो जेएनके से हाँ, सिलेक्ट हुए हो, हाँ जी। बट अब आप रिप्रेजेंट देश को कर देश रहे हो, को इंडिया को कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली, तो जब इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है, हाँ, जम्मू कश्मीर से ऊपर उठकर हाँ, देश की बात आ जाती है, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों हाँ, पर बढ़ जाती बढ़ है जाती कि है। देश के लिए मेडल जीतना है। यस। तो तैयारी किस लेवल की है? टारगेट क्या रखा है? क्या सोचा है मन में? टारगेट अभी एशियन गेम्स मेडल ही है, और तैयारी भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं नाइजीरिया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेल के आया, वहाँ पे हुँ। सिल्वर मेडल आया मेरा। उसके बाद अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है बस, तो उसके बाद अब कंटिन्यू कैंप लगेगा 1 तारीख को एनईएस पटियाला में। तो हम यहाँ से सीधा कैंप में जाएंगे, तो उसकी वहाँ से सीधा आप फिर सीधा वहाँ पे जापान के लिए जापान जाएँगे। के लिए जाएंगे। कौन सी कंट्री के फेंसर ज्यादा बढ़िया हैं जिनको देख के लगता है कि जिनके साथ कंपटीशन ज्यादा टफ रहने वाला है, या कोई खास कुछ प्लेयर्स जिनके नाम आपको बताओ जिनके साथ आपका मैच आ गया तो टफ हो सकता है? कोरिया है, कोरिया टीम अभी वर्ल्ड पे टॉप नंबर 1 पे चल रही है, और हम्म, एशिया में तो है ही। वो सागोंग के प्लेयर बहुत वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, ओलंपिक चैंपियन अभी हम्म। पेरिस में ओलंपिक चैंपियन था। तो वो एक टीम है जिनसे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप देश के लिए मेडल जीत के आओ और थैंक यू, पूरा जम्मू कश्मीर और देश आपके साथ है। थैंक यू सो मच। तो विशाल थापर और श्रेया गुप्ता देश के लिए मेडल जीत कर आए और जम्मू कश्मीर का नाम देश में भी रोशन करें और पूरे एशिया में भी, यही हमारी उम्मीद है और मुझे लगता है आप सबकी भी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेस्ट विशेस इनके लिए ज़रूर करिए।